हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं स्टडी एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो गैस आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्री रिफ्यूज़ल या प्री रिजेक्शन लेटर। तो काफ़ी लोग जो कराची कौंसलेट से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनको प्री रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा और मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो प्री रिफ्यूज़ल या प्री रिजेक्शन लेटर आया है, तो काइंडली हम मजीद अब इसको कैसे जस्टिफाई करें या फिर अभी हमने फर्दर क्या करना है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में प्री रिफ्यूज़ल के बारे में मैं बात करूंगा कि ये होता क्या है और इसके अलावा इसको आपने किस तरीके से जस्टिफाई करना होता है और फर्दर क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट को सबमिट करने होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू है इस चैनल के ऊपर, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग के दिमाग में आ रही होगी वो ये कि यार प्री रिफ्यूज़ल लेटर होता क्या है, ठीक है। तो प्री रिफ्यूज़ल लेटर बेसिकली रिजेक्शन से पहले आपकी एक प्री रिजेक्शन होती है, यानी एम्बेसी आपसे कहती है कि हमें ये चीज़ें आपकी प्रोफाइल में वीक लग रही है या हमें डाउट है इन चीज़ों के ऊपर, तो काइंडली इन पॉइंट्स को क्लियर करें या हमें मजीद प्रूफ्स दें इसके बारे में, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना होता है, आपने सिंपली वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके दोबारा से एम्बेसी के अंदर केस सबमिट करना होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि प्री रिफ्यूज़ल मिलने के बाद कितने चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के, ठीक है। तो मैं आपको इतना डराऊंगा नहीं, लेकिन क्लियर आपको एक बात, आपका माइंड क्लियर कर देता हूँ। जितने चांसेस पहले वीज़ा फाइल सबमिट करने में होते हैं प्री रिफ्यूज़ल से पहले, उससे कम हो जाते हैं। यानी अगर पहले 80% चांसेस या 50% चांसेस है तो प्री रिफ्यूज़ल के बाद उसके हाफ कर लो, ठीक है। तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वीज़ा नहीं लगे, वीज़ा लग जाता है। और इसी साल एक लड़के का, बल्कि दो लड़कों का मैंने सुना है कि प्री रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा लगा है। अच्छा, प्री रिफ्यूज़ल मिलने के बाद आपको 10 दिन का टाइम पीरियड मिलता है कि 10 दिन के अंदर आपने जो है वो फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करके सबमिट करने होते हैं। अब प्री रिफ्यूज़ल को जस्टिफाई करना है, सबसे मेन सवाल ये है, ठीक है, कि आपने किस तरीके से जस्टिफाई करना है। तो प्री रिफ्यूज़ल की जस्टिफिकेशन के अंदर आपने सबसे पहले एक लेटर लिखना होता है जो कि जस्टिफिकेशन लेटर होता है, ठीक है। उस लेटर के अंदर आपको जितने भी एलिगेशंस मिलते हैं, बेसिकली यहाँ पे कराची कौंसलेट में ज़्यादातर दो एलिगेशंस मिलते हैं आपको, ठीक है। पहला एलिगेशन आपका इलीगल इमिग्रेशन रिस्क का होता है, यानी उन्हें डाउट होता है कि आप वहाँ जाके वापस नहीं आओगे, यानी आप वहाँ जाने के बाद वहाँ पे स्लिप हो जाओगे और फिर वापस कंट्री नहीं आओगे। जैसे कि आपने अपना मेन मोटिव जो बताया होता है कि मैं स्टडी करके वापस आऊँगा, इस चीज़ पे उन्हें डाउट होता है। उन्हें लगता है कि यार आप वहाँ जाओगे और वापस कभी आओगे ही नहीं, तो इस वजह से वो ये एलिगेशन लगा देते हैं कि भाई हमें इलीगल इमिग्रेशन का रिस्क है। दूसरा जो रिस्क होता है वो आपकी जो फंड्स होते हैं उसके ऊपर होता है कि आपके फाइनेंशियल जो आपने प्रूफ सबमिट किए होते हैं उसके ऊपर वो होता है। तो दो तरह के वो उसमें एलिगेशंस लगाते हैं। पहला तो कि आपके जो फंड्स हैं उसका ओरिजिन क्या है, यानी आपके पैसे कहाँ से आए, ठीक है, आपने वो बताना है। दूसरा ये कि पीरियोडिक कंटिन्यूटी ऑफ फंड्स, ठीक है, यानी फंड्स जो है फर्स्ट ईयर के तो आपने शो करा दिए, लेकिन आपका 2 साल का स्टडी पीरियड है, 3 साल का स्टडी पीरियड है, तो आप फिर अगले साल के लिए क्या करोगे, कैसे अरेंज करोगे। तो इस बारे में वो पूछते हैं कि भाई आपकी कंटिन्यूटी कैसे रहेगी, नेक्स्ट ईयर की फंड्स कैसे आप लेकर आओगे। तो हमें ये डाउट भी क्लियर करें, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं, कोई चीज़ टेम्परेरी तौर पे सेल करके स्टेटमेंट वो बना लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई पहले साल तो आपने कर लिया, अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करोगे, इसका प्रूफ दो, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये दो चीज़ें वो लगाते हैं कि भाई एक तो ओरिजिन बताओ कि पैसे कहाँ से आए, दूसरा ये कि पीरियोडिक कंटिन्यूटी कैसे रहेगी आगे। तो बारी बारी इन दोनों एलिगेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फंड्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फंड वाला फैक्टर है, ठीक है। तो फंड के अंदर दो चीज़ें, एक तो है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के अंदर के पैसे कहाँ से आए थे, आपने उसके प्रूफ्स के लिए, आप जब अगर जॉब कर रहे हैं आपका स्पॉन्सर, तो उनका जॉब लेटर, उनकी सैलरी स्लिप्स, उनके टैक्स रिटर्न्स, उसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, उसके अलावा कोई भी चीज़ आप लगाना चाह रहे हो वो उसमें लगा सकते हो। जैसे कोई चीज़ सेल की है, जो चीज़ें पहले ना लगाई हों तो वो आप उसमें लगा सकते हो। इन केस अगर पहले लगाई हुई भी हैं तो दोबारा से आपने लगानी है उसमें। और फर्दर अगर मजीद कोई फंड वगैरह आप प्रूफ वगैरह जनरेट कर सकते हो तो वो भी आप प्रूफ जनरेट करके उसमें लगाओगे, सही है। तो ओरिजिन को आपने इस तरीके से जस्टिफाई करना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स देते हैं फंड के हवाले से, तो इस वजह से एलिगेशन उनके ऊपर लगता है। अब दूसरा इसी के अंदर पॉइंट जो है वो पीरियोडिक कंटिन्यूटी ऑफ फंड्स का है, तो उसमें भी आप ये चीज़ क्लियर करोगे कि यार नेक्स्ट ईयर के लिए आपके जो फंड्स हैं वो आप किस तरीके से आपके पास आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपने एक कवर लेटर की शक्ल में लिखना होता है जो कि जस्टिफिकेशन लेटर होता है, ठीक है। उसी तरीके से लिखोगे जैसे आपने पहले वीज़ा कवर लेटर लिखा था, उसी तरीके से कॉन्सुलेट के नाम पे लिखोगे।
सब्जेक्ट में लिखोगे कि भाई जस्टिफिकेशन लेटर अगेंस्ट द प्री रिफ्यूज़ल, ठीक है। और उसके नीचे जो है वो इसी तरह शुरू करोगे कि भाई मैंने जो है वो वीज़ा इस डेट को अप्लाई किया था, जिसके जो है वो जवाब में मुझे प्री रिफ्यूज़ल मिला है और इसमें ये 2 एलिगेशंस हैं, तो मैं इसको प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो फिर आप पहला पॉइंट शुरू करोगे कि भाई मेरा इल्लीगल इमिग्रेशन रिस्क वाला जो फैक्टर है उसके बारे में लिखोगे कि भाई मैं जो है वो पाकिस्तान में इतने टाइम से हूँ और मेरा यहाँ पे कोई मतलब इल्लीगल एक्टिविटी नहीं है। उसके साथ आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवा के लगा सकते हो कि भाई आप देख सकते हो कि मेरा जो है वो यहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मेरा ऐसा कोई इंटेंट भी नहीं है कि मैं वहाँ जाके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड करूँगा। आप मैंने प्रूफ के तौर पे अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है और वापस आने के बाद मेरा ये इरादे हैं कि मैं यहाँ पे ये करूँगा। जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं वो एक्सप्लेन करोगे। तो इन चीज़ों के थ्रू आप जो है अपना जो इल्लीगल इमिग्रेशन रिस्क वाला है इस फैक्टर को एलिमिनेट करोगे, सही है। इसके बाद उसी कवर लेटर के अंदर दूसरा पॉइंट जो है वो आपका ये जो पीरियोडिक कंटिन्यूटी ऑफ फंड्स वाला है इसको एक्सप्लेन करोगे। तो उसमें पहले ओरिजिन का बताओगे कि भाई मेरे पास पैसे यहाँ से आए थे, मेरा स्पॉन्सर जो है वो जॉब करता था, उसकी सैलरी इतनी है जो कि इतने साल से जॉब कर रहे हैं, जो कि मैंने ये सारी चीज़ें अटैच की हुई हैं, सही है। और अगर कोई चीज़ सेल की थी तो सेल का बताओगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का बताओगे। तो ये उस कवर लेटर के अंदर एक्सप्लेन करोगे। और इसके अलावा फिर अगले साल को कैसे आप वो आपको फाइनेंस करते रहेंगे, इस चीज़ को भी उसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है कि भाई सेकेंड ईयर में भी ये मुझे फाइनेंस करेंगे और इस तरीके से कंटिन्यूटी रहेगी और जितने भी प्रूफ्स हैं वो मैं अटैच कर रहा हूँ, ये उसके अंदर आप मेंशन करोगे लाजमी। तो पहले तो कवर लेटर के अंदर ये 2 पॉइंट आप क्लियर करोगे, इलीगल इमिग्रेशन और फंड्स वाला, ठीक है, ये क्लियर हो गए। तो फिर आप नीचे लिखोगे कि भाई मैं जो है ये डॉक्यूमेंट्स अपनी जो है जस्टिफिकेशन लेटर के साथ अटैच कर रहा हूँ। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे दोबारा से वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। पहला तो ये जस्टिफिकेशन लेटर जो आपने लिखा है ये, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इनकम के प्रूफ्स हैं ना, फंड ऑफ जितना भी सोर्स ऑफ इनकम के आपके प्रूफ्स थे, चाहे वो जॉब लेटर, सैलरी स्लिप और उसकी शक्ल में थे या फिर कोई चीज़ सेल की थी उसकी शक्ल में थे या फिर बिजनेस की शक्ल में थे, तो वो दोबारा से लिखोगे, दोबारा से अटैच करोगे। और जो जो चीज़ें आप लगा रहे हो उसका वहाँ पे लिखोगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, ठीक है। नीचे लिख दो आई एम अटैचिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, सबका एक एक करके नाम लिखोगे, सही है। तो शायद जैसे जॉब लेटर है वो लिख दिया, सैलरी स्लिप है वो लिख दिया। उसके अलावा आपके स्पॉन्सर के टैक्स रिटर्न्स भी दोबारा से लगाओगे आप। और टैक्स रिटर्न के अलावा फ्रेश बैंक स्टेटमेंट लगेगी, जिस डेट को आप दोबारा से जमा करा रहे हो ना उससे 2-3 दिन पहले आपने दोबारा से फ्रेश स्टेटमेंट लगा के उसके अंदर लगानी है, सही है। उसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो और एडिशनली कोई प्रूफ अगर पहले नहीं दिया हो तो वो भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपना जो है वो जस्टिफिकेशन लेटर के साथ अटैच करनी है और जस्टिफिकेशन लेटर के लास्ट में लिखोगे कि भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन प्रूफ्स की बिना पे सेटिस्फाई हुए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस एप्लीकेशन को आप एक जो है फेवरेबल रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। और इसी तरह से क्लोज करके नीचे सिंसियरली, फिर अपना नेम, फिर आपकी ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। सिग्नेचर लाजमी कर लेना, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि आपने जो है वो ये लेटर खुद लिखा है, उस कैंडिडेट का सिग्नेचर उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये लेटर लिख लिया, प्रिंट कर लिया, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लिए, अटैच करके अब विद इन 10 डेज़ के अंदर आपने जाके अपना ये जस्टिफिकेशन लेटर सबमिट करना है। उसके अलावा जस्टिफिकेशन लेटर आप चाहो तो पेन से भी लिख सकते हो और उसके अलावा उसको टाइप भी कर सकते हो। तो गाइस ये पूरी एक डिटेल थी कि भाई आपने प्री रिफ्यूज़ल आने के बाद किस तरीके से अपने केस को डिफेंड करना होता है, किस तरीके से जस्टिफाई करना होता है। अब ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो, उसके बाद डिसीजन जो है वो तो अल्लाह के हाथ में ही है। और इस साल 2-3 लड़कों का मैंने खुद देखा है कि अभी तक जो है वो प्री रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा लग गया है। तो नाउम्मीद होने की कोई बात नहीं है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट करनी है, बाकी डिसीजन देने वाली तो ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि प्री रिफ्यूज़ल को कैसे जस्टिफाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।